एंड स्पोर्ट्स। प्लीज बैठिए। कहने का मतलब है स्पोर्ट्स जो है वो फिजिकल एजुकेशन से ही रिलेटेड, चाहे वो पढ़ाई हो, किसी भी पढ़ाई में फिजिकल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। मान लीजिए आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, आपको कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए दे दिया जाए तो आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग पावर होनी चाहिए। वो तब हो सकता है जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ चारों चीज़ को निचोड़ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब लोग चौंकेंगे सर ये फिजिकल एजुकेशन में ये फिजिक्स केमिस्ट्री की क्या जरूरत है? मैथमेटिक्स की क्या जरूरत है? इसके पहले हम पढ़ाए थे आपको, पढ़ाए नहीं थे, ट्रेनिंग किए थे, तो उसमें ट्रैक बनाने के ऊपर बात की। तो ट्रैक बनाने में अगर मैथमेटिक्स नहीं जानेंगे तो संभव नहीं कि ट्रैक आप बना लेंगे या कोई भी। अब हम लोग ट्रैक बना लेते हैं इसलिए आसान तरीके से कि हम लोग के याद हो गया कंठस्थ कि कहाँ से कैसे काटेंगे, क्या करेंगे, वो निकल जाता है। लेकिन कोई नए फिजिकल टीचर होंगे तो उनको जब तक मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं होगा वो नहीं बना सकते। अब फिजिकल एजुकेशन को लोग आज के डेट में बहुत हीन भावना से देखते हैं, ये आसान सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, निकालिए। आसान नहीं है, उसको आसान कैसे बनाया जाता है वो हम लोग जानते हैं। अब जितने तरह के प्रैक्टिकल होते हैं हम लोग बिल्कुल नहीं कराते, कुछ मजबूरियां होती हैं जो जिस कारण नहीं करा पाते। दूसरा, अगर कोई बच्चा फिजिकल अनफिट है तो किसी भी सब्जेक्ट में वो सक्सेस नहीं कर पाएगा, बिल्कुल ये कंफर्म। अगर फिजिकली फिट आप हैं तभी सभी सब्जेक्ट में आप आगे आ सकते हैं। और अगर फिजिकल जैसे मान लीजिए आप हैंडीकैप्स हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने सारे हैंडीकैप्स में भी कैटेगरी होती है, 45% विकलांग हैं आप या तो उस तरीके का भी व्यवस्था सरकार ने बना रखा है। जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं तो ओलंपिक गेम्स सबको देखते हैं, लेकिन जस्ट ओलंपिक गेम्स के खत्म होते ही 2-3 दिन के बाद पारा ओलंपिक गेम्स होता है, जिस पर बहुत ज़्यादा लोग केंद्रित अपने ध्यान को नहीं करते। ये पारा ओलंपिक गेम क्या है? पारा ओलंपिक गेम्स है हैंडीकैप, कि उसको क्या उसके इवेंट्स होते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब जैसे क्रिकेट की बात लीजिए, आज क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो क्रिकेट भी ब्लाइंड लोग का क्रिकेट है। तो अगर आप कभी मैच को देखे होंगे या कराए होंगे तो आप अंदर से बिल्कुल रोने लगेंगे कि या इस तरह जैसे क्या वाह। इसके कहने का मतलब है कि जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है वो ग्राउंड थोड़ा छोटा कर दिया जाता है, इसलिए कि ब्लाइंड लोग उतना रनिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्लाइंड होने के बावजूद भी वो कैच कर लेता है। जब स्टॉप मारा जाता है बॉल को पकड़ा, बिल्कुल ब्लाइंड है, बिल्कुल ब्लाइंड, 100% ब्लाइंड है, तो वो कैसे पकड़ता है? बिल्कुल आँख से दिखाए उसे नहीं देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, कैसे पकड़ लेता है? तो जैसे ये मोटा मोटी मान लीजिए क्रिकेट का ग्राउंड, तो ये जो स्टंप्स है ये हो गया पिच।
और भी क्रिकेट में देखते हैं कि जब ओवर चेंज होता है तो बैटिंग करने का चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें ब्लाइंड में इस तरह का नहीं है। अब है कि सर ये जो विकेट्स है, जब मान लिया ऐसे बॉलर बॉलिंग किया और बोल्ड हो गया तो ब्लाइंड है, उसको कैसे दिखाई पड़ेगा कि बॉल ने विकेट को टच करे? अंपायर्स को भी नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो खिलाड़ी है उसे कैसे दिखाई पड़ेगा? तो इन लोग का जो बॉल जो होता है, ये स्टंप्स जो है बिल्कुल जनरल स्टंप्स होता है जो लकड़ी का होता है उड़े, लेकिन इन लोग का स्टंप्स जो होता है वो लोहे का होता है। और बॉल जो है वो बॉल के अंदर घुंघरू लगा हुआ रहता है, और जो ही बॉलर ने बॉल को फेंकेगा तो हाथ से लेके चलेगा वो, तो उसको घुंघरू बजना शुरू होता है, हाथ हिलाएंगे। और जब बॉल को फेंकता है तो ये वाली बॉल यहाँ पटका, तो यहीं से बॉल जब जाता है तो बॉल झुंझुन झुंझुन बजना शुरू होता है, और जो बैट्समैन है वो उसकी आवाज पर कि बॉल किस एरिया में आ रहा है, कहां पे आ रहा है, वो पकड़ लेता है और फिर वो शॉट लगाता है। और जब शॉट लगाता है, ये भाग जो देख रहे हैं आप, ये आउटफील्ड है। तो मान लीजिए आउटफील्ड की साइड में बॉल जा रहा है, फील्डर्स जो होते हैं वो कैसे बॉल को पकड़ता है? अगर फोर मार दिया है तो जब बॉल ग्राउंड से होते हुए भागता है बाहर की तरफ, तो उसे घुंघरू बजता है, तो जितने फील्डर उसे एहसास होता है कि बॉल किधर जा रहा है, उसको बॉल को कैच कर पकड़ लेता है। और मैं बोल्ड की बात कर रहे थे कि ये विकेट कीपर के पीछे, जो विकेट कीपर था विकेट के पीछे सबसे पहला अपील विकेट कीपर या बॉलर करता है। तो बॉलर को दिखाई डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन विकेट कीपर जो है उसे दिखाई पड़ रहा है। तो जो ही बॉल स्टंप पर टकराता है तो ढंग से आवाज करता है, क्योंकि वो लोहे का बॉल है, ये लोहे का स्टंप है। तब वो विकेट कीपर चिल्लाता है, तब ये उसके आउट चिल्लाने के बाद सारे लोग अपील करते हैं आउट, तब अंपायर देता है। अगर बॉल विकेट की बैट्समैन ने लगाया शॉट और बॉल जा रहा है, तो अगर इसमें ग्राउंड बिल्कुल कंप्लीट स्मूथ नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तो वहाँ खेलने में ब्लाइंड क्रिकेटर को बहुत कठिनाई का सामना करना है। हमने 1-2 मैच कराए हुए देखे हुए, तो मैंने गया स्टेडियम में ही मैच चल रहा था, हम लोग यहाँ ऑफिशियल थे तो देख रहे थे। तो जब बॉल यहाँ से चलता है, मान लीजिए बैट्समैन ने उसको बॉल को मारा, ये बॉल यहाँ तक गया, अब ये आवाज को सुनकर फील्डर यहाँ पर आ रहा है, और बॉल अगर ग्राउंड फसल उबड़ खाबड़ है तो बॉल का एरिया चेंज हो जाता है। तो उस टाइम बॉल तेजी में पकड़ता है कि बॉल किधर चला गया, बॉल किधर चला गया। तो उस टाइम आपको बहुत एहसास हुआ कि ये क्या हो रहा है। इसलिए ये ब्लाइंड क्रिकेटर को या ब्लाइंड लोगों को कराने के लिए ग्राउंड मेजरमेंट जो है बहुत सही तरीके से होना चाहिए। जनरल आदमी उबड़ खाबड़ में खेल ले सकता है, लेकिन विकलांग खास करके ब्लाइंड नहीं कर सकता। और जो ऑफिशियल्स या जो मैनेजमेंट होते हैं, अगर इस तरह के वो ग्राउंड को बनाते हैं तो बहुत दुखद बात। और दूसरा रनिंग, ब्लाइंड का रनिंग एथलेटिक्स, वो कैसे दौड़ लेता है, उसका भी 100, 200, 400 ही होता है। वो कैसे दौड़ेगा? जब पहले बताए थे कि होता है ऑन योर मार्क सेट, फायर करता है या क्ले पर कूद जाता है, तो उसके जो कोच जो होते हैं
वो खुद फिजिकली फिट होना चाहिए। जिस तरीके से घोड़ा गाड़ी को खींचता है, उस तरह से कोच खिलाड़ी को खींचता है। घोड़ा गाड़ी को खींच लेता है, उससे कोच खिलाड़ी को खींचता है। इसलिए ट्रैक का जो 8 लेन होते हैं, ब्लाइंड लोग के लिए 4 लेन दिया जाता है, क्योंकि 4 खिलाड़ी एक सपोर्टर कोच इसका। वो क्या करते हैं, ये जो देख रहे हैं ये भाग, इसमें ग्लव्स डालते हैं, बेल्ट है, उसको पकड़ लेते हैं। तो ऑन मार्क पोजीशन पर कोच भी बैठता है और खिलाड़ी बैठता है, लेकिन कोच और खिलाड़ी का कॉम्बिनेशन इतना सटीक मिला हुआ रहता है कि वो गलती कर नहीं सकते। कोच भी उठा सिटिंग पोजीशन से, फायर किया, कोच दौड़ा, अब कोच किया है थोड़ा सा आ गया, क्योंकि वो ब्लाइंड थोड़ी है। अब उसका स्टेप और इसका स्टेप के बीच का जो कॉम्बिनेशन उसको मिला के चलता है, ऐसा ना हो कि कोच उसको बजाते खींच कर लेके चला जाए। अगर घोड़ा तेजी से दौड़ने लग जाए तो गाड़ी अनबैलेंस भी तो हो सकता है। तो वो दोनों सेटअप करके चलता है। और ट्रैक है, ट्रैक इनिशियल क्या वो ट्रैक में ही दौड़ना है, तो उसको कोच उसके साथ दौड़ता है इस पोजीशन में, और उसी तरह से उसमें फर्स्ट और सेकंड। अब आई बात की किसी भी गेम्स को इफेक्टिव कैसे बनाए। कोई भी गेम हो, चाहे इंटर हो, अपना स्कूल गेम्स हो, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो, नेशनल्स हो, इंटरनेशनल, इसके इफेक्टिव कैसे बनाए। तो इफेक्टिव बनाने का मतलब है कि हम लोग 2-3 आदमी मिल गए, गेम करा दी, लेकिन गेम तो करा दी, गेम हो भी गया, लेकिन जो उसमें एक्टिव पर्सन जो है, जो कि सारा चीज देख रहा है, उसको डिसीजन देने में बहुत सारी कठिनाइयां होती, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो फेलियर भी कर सकता है। तो इसलिए किसी भी टूर्नामेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी गठित किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में क्या क्या काम है, वो जैसे उसमें ऑफिशियल्स, पहला शुरू करते हैं रिसेप्शनिस्ट से लेकर। देयर 2 काइंड्स ऑफ रिसेप्शनिस्ट। जैसे मान लीजिए कि हमें मिल गया सीबीएसई बोर्ड का क्लस्टर डी मिला है, तो उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से खिलाड़ी आते हैं। तो उसको वेलकम करने के लिए फर्स्ट वेलकम जो है वो रेलवे स्टेशन पर एक अपना काउंटर खोलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पटना की टीम आई, शताब्दी स्कूल को ऑर्गेनाइजिंग मिला कि आप ऑर्गेनाइज कीजिए। अब वो टीम स्टेशन पर थोड़ी खड़ा रहे, तो इसलिए एक रिसेप्शन सेंटर बनाया जाता है। पहला हुआ रिसेप्शनिस्ट प्लेटफॉर्म पर ही अंदर रेलवे के द्वारा परमिशन लेकर एक अपना काउंटर खोल लेता है। और जब एंट्री लोग भेजते हैं तो उसमें एक कॉलम भी रहता है कि आप किस ट्रेन से आ रहे हैं। अधिकांशतः लोग गेम से एक दिन पहले आ जाते हैं, तो किस ट्रेन से आप आ रहे हैं वो एक कॉलम रहता है, उसमें दर्शाना पड़ता है। तो उस टाइम खास करके ट्रेन के टाइम में रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर अनाउंस करते रहते हैं कि मान लीजिए पटना की टीम आई है तो मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पर आइए। वहाँ पर आए, वहाँ पर उनको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की है, क्योंकि बच्चे आए, साथ में टीम मैनेजर, टीम कोच भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह करते हैं। तो कहाँ पता है कटारी हिल कहाँ है, वो रोड पर भटकते रहेगा। तो उसके लिए वहाँ स्टेशन पर रिसीव करते हैं, रिसीव करके ला करके बाय ट्रांसपोर्ट स्कूल तक पहुँचे, जहाँ उन्हें रहने का व्यवस्था दिया। तो रहने का व्यवस्था हमने बोले कि 2
रिसेप्शनिस्ट होते हैं। तो रहने की व्यवस्था यहाँ पटना टीम को कौन सा रूम अलॉट किया गया है वो रिसेप्शनिस्ट नहीं जानते हैं। वो रिसेप्शनिस्ट केवल उनको ला करके यहाँ के रिसेप्शनिस्ट हैं उनके पास छोड़, वो देखा जी कौन सा टीम, पटना टीम, ओके, रूम नंबर 9। और माने गर्ल्स और बॉयज ही सब आते टीम में। तो गर्ल्स के लिए मान लिया आज़ाद भवन, तो उसको आज़ाद भवन में रूम नंबर 10, बॉयज के लिए इकबाल भवन रूम नंबर 7। इस तरह करके रिसेप्शनिस्ट उनको रिसीव करते हैं और वहाँ से उनको बोर्डिंग के लिए सेट कर देते हैं। अब इसमें बहुत सारे ऑफिसर की जरूरत पड़ती है, वो हम स्लाइड के द्वारा बता रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिए, कोई ना कोई भी सबको जरूरत पड़ सकता है कहीं ना कहीं। किसी भी टूर्नामेंट को इफेक्टिव बनाने में कितने आदमी का दरकार पड़ता है, कौन सा पोजीशन होता है उनका, जो कि फिजिकल एजुकेशन बुक की यूनिट नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 2022 टू 23। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हमें कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों आपका फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, जिसमें हम देखेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। सेकंड टॉपिक है दोस्तों आपका वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट। थर्ड टॉपिक है दोस्तों आपका फिक्चर्स एंड इट्स प्रोसीजर, जिसमें हम देखेंगे नॉकआउट के बाय एंड सीडिंग एंड लीग के स्टेयरकेस एंड साइक्लिंग को। इस टॉपिक को दोस्तों हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम इसकी स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, जिसमें हम देखेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सबसे पहला टॉपिक है प्लानिंग। तो प्लानिंग दोस्तों एक प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। मतलब दोस्तों जो प्लानिंग है वो सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसमें दोस्तों जो मैनेजर होते हैं वो यही डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। तो अगर हम दोस्तों इसका एक एग्जांपल लें तो जैसे कि जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आईपीएल हो गया, प्रो कबड्डी लीग हो गई, इनको भी कंडक्ट कराने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक अच्छी खासी प्लानिंग लगती है। तभी दोस्तों वो जो हमारा स्पोर्ट्स इवेंट है, चाहे वो प्रो कबड्डी लीग हो, आईपीएल हो, वो इतने अच्छे से होता हुआ दिखता है। इसीलिए दोस्तों जो प्लानिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन करना। हमने मतलब प्लानिंग तो कर ली है, अब बारी है रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना। और ऑर्गेनाइजिंग में दोस्तों हम डिफरेंट पर्सोनल जो होते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि जिससे दोस्तों जो हमारे गोल्स हैं, मतलब जो हम स्पोर्ट इवेंट कराने वाले हैं उसके लिए जो हमारे गोल्स हैं कि वो जो टूर्नामेंट है या फिर वो जो स्पोर्ट इवेंट है वो अच्छे से हो जाए, इस चीज़ के लिए। थर्ड है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जिस पर्सन को जिस काम में इंटरेस्ट है, जिस काम में उसका टैलेंट है, उसे हमें वही काम देना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों हम अभी वेरियस कमिटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी दोस्तों एक कमेटी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। तो दोस्तों हमें उन कमिटीज़ के अंदर उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जिनको दोस्तों उन कमिटीज़ में इंटरेस्ट है, जिनको उन काम में इंटरेस्ट है। तभी दोस्तों वो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। और हमारा जो एम है जैसे कि आईपीएल को कंडक्ट कराना या फिर प्रो कबड्डी लीग को कंडक्ट कराना, तो ये चीज़ अच्छे से हो पाएगी। तो यही होता है स्टाफिंग। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग भी दोस्तों मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। अब जैसे कि दोस्तों हमको पता है कि हमने सबसे पहले तो प्लानिंग कर ली है, ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली है और स्टाफिंग भी कर ली है। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फंक्शन डायरेक्टिंग ही आता है। इसमें दोस्तों हमें क्या करना होता है, हमने काम तो बांट दिया सभी लोगों के बीच में, उनका जो टैलेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने उनको काम भी दे दिया है। तो अब आ रही है डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग में दोस्तों चीज़ें आती है जैसे कि इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, ताकि जिससे वो लोग अपना बेस्ट एफर्ट देकर हमारे इस गोल को अचीव करने में मदद कर पाए। और गोल हमारा क्या है? गोल हमारा यही है कि जो हमारा स्पोर्ट इवेंट है, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे प्रो कबड्डी लीग हो, वो अच्छे से हो पाए। और लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है कंट्रोलिंग। तो दोस्तों कंट्रोलिंग लीडर्स के लिए एक प्रोसेस है जिससे वो मॉनिटर कर पाते हैं सक्सेस को। तो दोस्तों कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लांट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर पाए। मतलब दोस्तों जब हमने प्लानिंग करी थी तो हमने यही सोचा होगा कि जो हमारा टूर्नामेंट होगा या फिर जो हमारा स्पोर्ट इवेंट होने वाला है ये अच्छे से हो पाए। तो कंट्रोलिंग में दोस्तों हम यही देखते हैं कि जो हमने सोचा था, जो हमने प्लानिंग करी थी इस स्पोर्ट्स इवेंट के लिए कि अच्छे से हो पाए, वो अच्छे से हो पा रही है कि नहीं। तो यही था दोस्तों आपका पहला टॉपिक, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक को, जो कि है दोस्तों हमारा वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें हम देखेंगे प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं वेरियस कमिटीज को, मतलब कौन कौन सी कमिटीज है।
तो सबसे पहली कमेटी है दोस्तों हमारा पब्लिसिटी कमेटी। तो जैसे कि दोस्तों आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि पब्लिसिटी कमेटी का काम यही है कि ये एडवर्टाइज करती है स्पोर्ट इवेंट को। मतलब दोस्तों इनका काम है एडवर्टीजमेंट का। और दोस्तों जो पब्लिसिटी कमेटी है वो अनाउंस करती है पहले से ही डेट को, टाइम को, वेन्यूज को। वेन्यूज का मतलब हो गया दोस्तों किस किस जगह पर वो स्पोर्ट इवेंट कंडक्ट कराया जाएगा। ये सारी चीज़ दोस्तों वो एडवांस में ही बता देती है वेरियस इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। और वो दोस्तों पोस्टर भी रिलीज करती है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि आईपीएल होने से पहले ही उसका पोस्टर आ जाता है, उसका एडवर्टीजमेंट होने लग जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि आईपीएल होने वाला है। तो यही काम होता है दोस्तों पब्लिसिटी कमेटी का। सेकंड कमेटी है दोस्तों हमारा ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। तो जैसे कि दोस्तों आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम है वो सब ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का है। तो दोस्तों जो ट्रांसपोर्टेशन कमेटी है ये रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का। इनका काम ये होता है दोस्तों कि जितनी भी टीम्स हैं जो कि उस स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली है उनको वेन्यू तक पहुंचाना, उनको उस जगह तक पहुंचाना जहां पर वो स्पोर्ट इवेंट कंडक्ट होने वाला है। तो यही था ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। थर्ड कमेटी है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। तो दोस्तों जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी है इसका काम होता है कि जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो कि उस टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाले हैं, उन सभी के लिए खाने और रहने की व्यवस्था करने का ये सब काम होता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का। और दोस्तों बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी को फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी भी कहते हैं। नेक्स्ट कमेटी है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। तो दोस्तों स्टेडियम को डेकोरेट करना, स्पोर्ट्स एरिना को डेकोरेट करना, ये सब काम होता है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी का। और दोस्तों डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी का काम ये भी होता है कि जितनी भी नेसेसरी अरेंजमेंट करनी होती है ओपनिंग सेरेमनी में, विक्ट्री सेरेमनी में, क्लोजिंग सेरेमनी में, ये सब काम डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी का ही होता है। तो दोस्तों ट्रॉफीज, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, इन सब के अरेंजमेंट का काम भी डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी का ही होता है। नेक्स्ट कमेटी है ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी। तो दोस्तों फील्ड को प्रिपेयर करके रखना, ग्राउंड को प्रिपेयर करके रखना उस स्पोर्ट्स इवेंट के लिए, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये सब काम होता है दोस्तों ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी का। और दोस्तों इस कमेटी का काम ये भी होता है कि जितने भी इक्विपमेंट है उस गेम से रिलेटेड, जिस चीज का स्पोर्ट्स इवेंट है, उन सभी चीजों का अरेंजमेंट करने का काम भी ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी का ही होता है। नेक्स्ट कमेटी है कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों इस कमेटी का काम यह होता है कि जितनी भी रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करनी होती है, ड्रिंक्स प्रोवाइड करनी होती है ऑफिशियल्स को, गेस्ट को, कॉम्पिटिटर्स को, प्लेयर्स को, ये सब काम होता है दोस्तों कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट्स एंड एंटरटेनमेंट का। और दोस्तों जितनी भी अरेंजमेंट होती है एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स का ओपनिंग सेरेमनी में, क्लोजिंग सेरेमनी में, ये सब काम दोस्तों कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट का ही होता है। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि आईपीएल के ओपनिंग सेरेमनी में भी आपको सेलिब्रिटीज डांस करते हुए दिखते हैं। तो ये सब काम दोस्तों कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट्स एंड एंटरटेनमेंट का ही होता है। नेक्स्ट कमेटी है रिसेप्शन कमेटी। तो दोस्तों ये जो कमेटी है ये रिस्पॉन्सिबल होती है वेलकम करने के लिए चीफ गेस्ट को, प्लेयर्स को, ऑफिशियल्स को, स्पेक्टेटर्स को। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दोस्तों दर्शक। तो इन सभी लोगों को वेलकम करने का उस स्पोर्ट्स इवेंट में ये सब काम होता है रिसेप्शन कमेटी का। नेक्स्ट कमेटी है टेक्निकल कमेटी। तो दोस्तों जितने भी टेक्निकल कंडक्ट होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेक्निकल कमेटी। और दोस्तों वेरियस ऑफिशियल्स जैसे कि रेफरीज, जजेस, स्टार्टर्स, अंपायर्स, टाइम कीपर्स, इन सभी लोगों को सिलेक्ट करने का काम भी टेक्निकल कमेटी का ही होता है। नेक्स्ट कमेटी है प्रोटेस्ट कमेटी। तो दोस्तों प्रोटेस्ट कमेटी का काम ये होता है कि उस स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर अगर कोई रॉन्ग जजमेंट हो जाती है तो दोस्तों ये जो कमेटी है ये प्रोटेस्ट करती है और दोस्तों उस रॉन्ग जजमेंट के खिलाफ कुछ एक्शंस भी लेती है। तो ये सब काम देखने का होता है प्रोटेस्ट कमेटी का। नेक्स्ट कमेटी है फाइनेंस कमेटी। तो दोस्तों ये जो कमेटी है ये रिलेटेड होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, मतलब पैसों के मैनेजमेंट के लिए ये जो कमेटी है रिस्पॉन्सिबल होती है। ये जो कमेटी है दोस्तों ये बजट को प्रिपेयर करती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी बनाती है। मतलब दोस्तों उस स्पोर्ट्स इवेंट को कराने में कितना खर्चा हो गया और क्या उससे इनकम हुई, ये सभी चीज़ों को देखने का काम होता है फाइनेंस कमेटी का। नेक्स्ट कमेटी है फर्स्ट एड कमेटी। दोस्तों ये जो कमेटी है इसके अंदर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं और दोस्तों स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान अगर किसी भी प्लेयर को चोट लग जाती है या फिर वो इंजर्ड हो जाता है या कोई ऑफिशियल अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करने का काम होता है फर्स्ट एड कमेटी का। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि जितने भी अभी हमने कमिटीज पढ़ी इन सभी कमिटीज की प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी हम टूर्नामेंट करा रहे हैं, जो भी हम स्पोर्ट इवेंट करा रहे हैं, उसको कराने से पहले दोस्तों कमिटीज को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों स्पोर्ट इवेंट जो भी हम करा रहे हैं उसके लिए बजट को प्रिपेयर करना। सेकंड पॉइंट है टाइमिंग, ये सब चीज़ों को फिक्स करना। थर्ड पॉइंट है वेरियस कमिटीज को फॉर्म करना ताकि जिससे वो जो स्पोर्ट इवेंट है वो अच्छे से हो पाए। फोर्थ पॉइंट है प्राइजेस का, सर्टिफिकेट्स का अरेंजमेंट पहले से करके रखना। और फिफ्थ पॉइंट है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, चीफ गेस्ट के लिए खाने और रहने का व्यवस्था करना।
ये सब काम कमिटीज़ के प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अब हम देख लेते हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब दोस्तों वो जो स्पोर्ट इवेंट है या फिर वो जो टूर्नामेंट हम कंडक्ट करा रहे हैं उसके दौरान कमिटीज़ के क्या क्या रोल होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना उस स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर। सेकंड पॉइंट है प्रॉपर स्कोर शीट को बनाना। फॉर एग्जांपल जैसे कि दोस्तों अगर क्रिकेट का टूर्नामेंट हम करा रहे हैं तो वहाँ पर भी दोस्तों कितने रन बन रहे हैं, ये सब चीज़ स्कोर शीट में आ जाती है। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड करना या अपडेट करना इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों फर्स्ट एड फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। मान लीजिए दोस्तों कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है और उसमें दोस्तों कोई प्लेयर घायल हो गया तो उसको फर्स्ट एड फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये सब ड्यूरिंग टूर्नामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कमिटीज का। और दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है अरेंजमेंट करके रखना रिफ्रेशमेंट का प्लेयर्स के लिए और ऑफिशियल्स के लिए। रिफ्रेशमेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ड्रिंक्स में दोस्तों जैसे कि आपके आगे कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें, वाटर, ये सब दोस्तों रिफ्रेशमेंट में आ जाती है। इन सभी चीज़ों का अरेंजमेंट करके रखना प्लेयर्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए। तो ये सब दोस्तों ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कमिटीज की। अब हम देख लेते हैं पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब दोस्तों वो टूर्नामेंट अब खत्म हो गया है, उसके बाद दोस्तों कमिटीज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके क्या क्या काम है। तो फर्स्ट पॉइंट है जो भी दोस्तों प्राइजेस हैं या फिर जो सर्टिफिकेट्स हैं उसको दोस्तों जो विनिंग टीम है या फिर जो विनर प्लेयर है उसको देना। सेकंड पॉइंट है दोस्तों डिटेल्ड रिजल्ट को और जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होता है उसको मीडिया को प्रोवाइड करना। थर्ड पॉइंट है दोस्तों ऑफिशियल्स के और जितने भी लोग उस टूर्नामेंट से जुड़े रहे उन लोगों के दोस्तों पेमेंट कराना। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों एक रिपोर्ट तैयार करना कि कितना खर्चा हुआ उस टूर्नामेंट को कराने में। ये सब काम दोस्तों पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कमिटीज का। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस यूनिट के दोनों स्टार्टिंग के टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। पहला टॉपिक था दोस्तों हमारा फंक्शन। इतने किसी टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करने के लिए, अच्छा से कराने के लिए इतने सारे जरूरत पड़ती है होती है। इसमें सारे का ड्यूटी अलग अलग होता है। मैंने शुरू किए थे ट्रांसपोर्ट से, कैसे उनको लाना है, कहाँ धरना है, क्या खाना देना है। तो इसमें उसके बाद ये हमारी टीम आ गई, ग्राउंड ड्यूटी सभी का बढ़ गया। अब उसके बाद देखना है कि गेम्स कैसे हो। ऑफिशियल्स भी हम व्यवस्था कर लिए, लेकिन किस ऑफिशियल्स को किस डेट में कहाँ पे उनको ड्यूटी है, ये बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब उसमें मैच के ऊपर देखकर ऑफिसर्स को ड्यूटी लगाया जाता है कि किस मैच में बहुत ज़्यादा रस है, बहुत ज़्यादा फाइट है, तो उस तरीके से उस तरह को ऑफिशियल दिया जाता है। क्योंकि वाले बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, तो हर मैच में उन्हीं से ऑफिसिएटिंग आप नहीं करा सकते हैं, रेफरशिप उन्हीं से नहीं करा सकते हैं, क्योंकि रेफरी को आँख, कान, मुंह, ये तीनों को कंटिन्यू गेम के टाइम खोल के रखा जाता है ना। कि अब तो व्यवस्थाएं जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक सामने आए तो आसान हो गया, नहीं तो हमेशा रेफरी और अंपायर्स हारने वाला टीम शोर ही करता था, उसको गाली सुनना ही पड़ता था। अरे यार कैसी टीम है, अरे क्या करे यार, गुर्दवा खिला रहा था ना वहाँ, एक नंबर के हम चोर था, अगला टीम से पैसा ले ली था, ये चीज़ भी सुनने को मिलता है। तो जो रेफरी और अंपायर्स होते हैं वो बहुत धैर्य रखना पड़ता है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। अगर मेन अंपायर कर रहे हैं आप तो एक साथ आप घेरेगा और उधर चिल्ला के अंडर प्रेशर लाएगा, प्रेशर इतना देगा कि आप अगबगा के अंगली उठा दीजिए। लेकिन वहां पर आपको धैर्य रखना है, जो आपने देखा वही निर्णय आप दीजिए। खास करके क्रिकेट में तो उतना गलती होने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि अब सीधा अगर आपके, क्योंकि क्विक डिसीजन आपको देना है, अंगुली तुरंत उठाना है, फोर का सिग्नल तुरंत देना है। इस तरीके से कहीं कहीं पे कुछ डिफिकल्टियां भी आती है कि अंपायर्स अब वहां पर क्या करें, क्या डिसीजन दें। थर्ड अंपायर भी उस डिसीजन को नहीं दे सकता है,
ग्राउंड में नई नई चीज आ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी बॉलर ने बॉलिंग की, बैट्समैन ने बॉल को मारा, बॉल ऊपर एयर में गया। जो बॉल होता है वो इस तरह दो भाग में वो मिला करके और सिलाई किया जाता है धागे से, और उसके नीचे फील्डर ने पहुंचा, शॉट लगने के बाद ऊपर जो है तो बॉल दो भाग में अलग हो जाता है। एक साथ में लेदर आ जाता है और उसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो, तो लेदर को वो कैच कर लेता है, अबाउट दैट चिल्ला देता है। अब बताइए डिसीजन क्या होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? या आउट होगा बैट्समैन या नॉट आउट होगा? सभी क्रिकेट के शौकीन है, क्रिकेट देखते ही, आईपीएल देख ही रहे। अगर इस तरह की हाँ जी क्यों डेड बॉल डेड बॉल कहाँ होता है? डेड बॉल होता है जब बॉलर बॉल को डालता है, उस स्थिति में डेड बॉल होता है। डेड बॉल क्या, बॉल को तूने मार दिया, बॉल बाउंड्री लाइन के ऊपर चला गया, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं है, बाउंड्री लाइन के अंदर या बीच में दो टुकड़ा हो जाता बॉल। उस ओवर की वो बॉल जो है इनवैलिड काउंट की जाएगी। बॉल इन्वेल्ट किया जाएगा सर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बॉल जो फील्डर है वो उसकी सुतली को कैच कर लेता है, कैच तो नहीं लिया ना, आउट हो गया। नॉट टच द ग्राउंड। बॉल जो उसका भाग निकला दो भाग में बढ़ गया, एक भाग को कैच लिया और एक भाग बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया, आउट हो गया। तो उस स्थिति में आउट माना जाएगा या सिक्स माना जाएगा? आउट मारा। आउट माना जाएगा। वो बॉल को तीन भाग में बटा, बीच में मटेरियल, बीच में बॉल जो वो किया हुआ रहता है, हाफ पार्ट इधर गिरेगा, हाफ पार्ट इधर गिरेगा। Yes. अगर तीन प्लेयर दौड़ के तीनों लटके हैं तो उस टाइम में प्लेयर को आप आउट दीजिएगा क्या नहीं दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं तो यही चाह रहा थी क्वेश्चन करिए, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बिल्कुल सही से किया नहीं, वो क्वेश्चन बिल्कुल सही किया कि तीन भाग में अगर बढ़ गया तो दो भाग में, मैं पूछे थे दो भाग में अगर बचता है तो उसको नॉट आउट दिया जाता है। एक भाग अगर बाउंड्री के बाहर चला गया है बॉल तो उसको सिक्स नहीं दिया जाता है। या जब दो भाग में बढ़ेगा तो लुगड़ेगा तो नहीं, जहाँ गिरेगा वहीं फ्रीज कर जाएगा वो गप से, लेकिन एक को कैच लिया तो एक को कैच ले लिया, एक टुकड़ा अलग कहीं गिर गया तो उसमें दिशा चेंज कर लेता है, बॉल दिशाहीन हो जाता है, तो इसलिए उसको आउट नहीं देना एज ए रूल्स। सिक्स भी नहीं। सेकंड क्वेश्चन, हाँ बोलिए। क्रिकेट में एक मिनट, हम क्वेश्चन करने का टाइम देंगे, आप क्वेश्चन दागिएगा, मैं जवाब दूंगा। हम तो चाहते हैं क्वेश्चन दागिए तो मजा आता है। दूसरा एथलेटिक में आप आइए। एथलेटिक में भाला देखते हैं, जेवलिन थ्रो जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये टेक्निकल कमेटी का काम है। अगर नीरज चोपड़ा ने जेवलिन को थ्रो किया और उसमें जब ताकत लगाई, यहां से बहुत ज्यादा ताकत लगाया, तो जैसे डंडा को तोड़ देते हैं, ताकत लगा टूट गया, तो मेटल का जेवलिन, वो जेवलिन बीच में दो टुकड़ा हो गया, क्रॉस जैसे प्लेन कर जाता है, और एक टुकड़ा जो है वो जमीन को गिरा, जो कि पॉइंट किया। जेवलिन में तभी रिजल्ट होता है कि आपने जेवलिन को थ्रो किया और जेवलिन ये भाग में आके जो आगे के नोजल जो होते हैं, जब तक नोजल पॉइंट नहीं करता है, जमीन में न गड़े वाला बात है, केवल अगर पॉइंट कर देता है तो वहीं से मेजरमेंट लिया जाता है। तो अगर बीच में टूट गया तो
जजेज जब जो होते हैं वो डिसीजन कहते हैं। वो नापेंगे उसको, मेजरमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? नापेंगे उसे, नापेंगे। क्योंकि पॉइंट उसे दे दिया है, पॉइंट दे दिया है तो पॉइंट लग गया है तो वो डिस्क्वाली है। नहीं, डिस्क्वालिफाई नहीं होगा। क्यों? पॉइंट दे दिया, मेन उसका बेसिक है, पॉइंट दे दिया पॉइंट दे दिया है तो उसका मेजरमेंट होगा। ठीक है, बेसिक है। लेकिन एक जेवलिन मेन ग्रुप का होता है, उसका वेट होता है 800 ग्राम। लेकिन जब बीच में टूट गया है तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 400 ग्राम। मिनिमम 2 भाग में जो बढ़ा है तो जो प्रेशर, जो ताकत लगाया उस पर, तो ताकत कितने पर लगाया? 400 पर आगे चला जाएगा। इसलिए डिसीजन उसको रॉन्ग दिया जाता है। लेकिन टेक्निकल कमेटी उसको चांस दे दिया जाता है, चांस देता है कि आप प्रेस जेवलिन से जेवलिन करें, क्योंकि वो टेक्निकल कमेटी के या ऑपरेटर्स की कमी के कारण या कुछ गड़बड़ी के कारण टूट चुका है। क्लियर? तो टीम आ गई, ड्यूटी बढ़ गए कि किसकी किसी कहां पर ड्यूटी है। उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति को ड्यूटी लगाया जाए तो उसको पहले देख लीजिए कि वो ड्यूटी करने के एबिलिटी उसके अंदर है या नहीं, गुण है या नहीं। गुर्दा सर को लगा देंगे, गेट पर गुर्दा सर जो आएंगे रेसिपी, अब गुर्दे सर वहां से लापता है, तो जो आएंगे सर कहाँ है, आपको प्रिंसिपल से मिलना है, तो है ही नहीं। अब आप प्रिंसिपल सर जो परेशानी पड़ते हैं, तो इसे ड्यूटी उन व्यक्तियों को वहां लगाया जाए जो कि अपने काम को अच्छा से निर्वाह करें। पहला। दूसरा, जो ऑफिसर जहां पर लगा रहे हैं उनकी क्षमता चेक करें। जैसे आप एथलेटिक में जी या क्रिकेट में जी, तो क्रिकेट में आप क्रिकेट से वाकिफ हैं सर? कितने ऑफिसर लगते हैं सर? आप क्रिकेट के डिस्ट्रिक्ट प्लेयर रह चुके हैं, आप प्लेयर नहीं, ऑफिशियल। आप क्रिकेट के डिस्ट्रिक्ट के कैप्टन भी रह चुके हैं, एक्स कैप्टन। शकील सर एक फुटबॉल के भी आप डिस्ट्रिक्ट प्लेयर रह चुके हैं, तो काइंडली आप बताइए कि कितनी ऑफिशियल एक मैच को ऑर्गेनाइज करने में लगता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। जिस तरह से अभी आपने क्रिकेट में बताया और जनरल स्पोर्ट्स में बताया है, उस तरीके से नहीं उसमें लगते हैं, लेकिन फील्ड के अंदर जो है उसमें जो है रेफरी और लाइन्समैन, ये दो होते हैं। क्रिकेट में ग्राउंड के अंदर लेग अंपायर एंड मेन अंपायर, अरे हाँ दो होते हैं। ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर जो आते हैं वो मेरा था नॉट अंपायर, ऑफिशियल। ऑफिशियल टीम में कितने मेंबर्स होते हैं, मेरा क्वेश्चन वो था। ऑफिशियल बोल रहे हैं तो क्रिकेट में मेन अंपायर, लेग अंपायर, थर्ड अंपायर, स्कोरर भी ऑफिसर में आते हैं, स्कोरर भी ऑफिसर्स में आते हैं। तो इस तरह से सब कुछ हो गया, ड्यूटी बढ़ गया। अब लास्ट में है कि मैच बाकी है कि अब मैच सारा चीज आ गई, बारात आ गई, अब वलीमा ये कैसे होगा? बारात आ गई, निकाह कैसे, सॉरी निकाह कैसे होगा, और निकाह के बाद वलीमा कैसे होगा? तो निकाह करने का मतलब है कि शायद निकाह कराने के लिए कोई समय इमाम होते हैं, उसका भी शेड्यूल बनता है कि मगरिब के बाद होना चाहिए, या ये जो भी सिस्टम है, तो उस तरह से इसमें बनते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट पिक्चर। किस टीम का किस टाइम किससे मैच, ये पिक्चर निकालना, शेड्यूल पिक्चर निकालना आसान बात नहीं है। हम लोग को जब तक 4-5 लोग नहीं जुड़ते मुश्किल। अब उसका भी
रूल्स है मैथमेटिक्स है सर, उसमें है ना हम दिखाते हैं क्या मतलब ये सेकंड यहाँ तनवीर सर गुरदास सर से खेलेगा, गुरदास सर सर से खेलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट के लास्ट टॉपिक को, जो कि है दोस्तों हमारा प्रोसीजर टू ड्रॉ पिक्चर्स, जिसमें हम देखेंगे नॉकआउट के बाय एंड सीडिंग मेथड्स को एंड लीड के स्टेयरकेस एंड साइक्लिक मेथड को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों टूर्नामेंट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट और दूसरा होता है लीग या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन दोनों टूर्नामेंट के फिक्चर्स को कैसे बनाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट से। तो नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जिसमें हर टीम को सिर्फ एक ही चांस दिया जाता है। अगर वो किसी भी मैच में हार जाती है तो वो उस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाती है, मतलब बाहर हो जाती है। नॉकआउट टूर्नामेंट का दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे दोस्तों वर्ल्ड कप जो होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें दोस्तों क्वार्टर फाइनल से लेके फाइनल तक जो दोस्तों मैचेस होते हैं वहां पर नॉकआउट टूर्नामेंट का ही यूज किया जाता है। उसमें अगर कोई भी टीम अगर हार जाती है तो सीधा उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, उसको कोई भी दूसरा चांस नहीं मिलता है कम्पीट करने के लिए। तो आइए अब हम ड्रॉ करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्चर्स को। दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट में फिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, बाई मेथड और सीडिंग मेथड, जो कि हमारे सीबीएसई के सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाई मेथड में नॉकआउट टूर्नामेंट के कैसे फिक्चर्स बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बाई मेथड में फिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए 2 केसेस आते हैं। सबसे पहला केस आता है कि अगर टीम इवन नंबर में हो तो हम फिक्चर्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। दूसरा केस आता है कि अगर टीम्स ऑड नंबर में हो तो हम फिक्चर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि अगर टीम्स ऑड नंबर में होती है तो हम फिक्चर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट में ऑड नंबर ऑफ टीम्स के केसेस में हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जिससे हम फिक्चर्स को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। इन स्टेप्स को दोस्तों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके साथ ही दोस्तों ये जो स्टेप्स हैं ये आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ 8 स्टेप्स हैं, इन्हीं को दोस्तों हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप है टोटल नंबर ऑफ टीम्स, मतलब दोस्तों जितनी भी हमें नंबर ऑफ टीम्स दी होगी वहां पर, हो सकता है कि वो आपको दी हो 7, 9, 11, ऐसे आपको दोस्तों टीम्स दी जा सकती है। सेकेंड स्टेप है नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। n है यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ टीम्स और +1/2। अब नंबर ऑफ टीम्स दोस्तों हमें जितनी भी दी होगी, मान लीजिए यहाँ पे 7 टीम्स दी होगी तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7 + 1/2। उसके बाद जो भी आएगा इसका आंसर वो हम यहाँ पर लिख देंगे। थर्ड स्टेप है नंबर ऑफ टीम्स इन द लोअर हाफ। लोअर हाफ में दोस्तों इसका भी फॉर्मूला होता है n-1/2। n यहाँ पर दोस्तों फिर से नंबर ऑफ टीम्स ही है, नंबर ऑफ टीम्स हमें दी होगी 7, तो हम क्या लिखेंगे 7 - 1/2, जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। फोर्थ स्टेप है टोटल नंबर ऑफ बाइस। टोटल नंबर ऑफ बाइस को निकालने के लिए दोस्तों हमें एक ही फॉर्मूला को यूज करना होता है, जो कि है नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। मतलब दोस्तों हमें नंबर ऑफ टीम मान लीजिए 7 दिया हुआ है, तो दोस्तों 7 से ज्यादा नेक्स्ट हाईएस्ट पावर 2 की कौन सी है, उससे दोस्तों हमें जो भी हमें नंबर ऑफ टीम्स दी होगी उसे हमें माइनस कर देना है। जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगा दोस्तों हमारा टोटल नंबर ऑफ बाइस। फिफ्थ स्टेप है नंबर ऑफ बाइस इन द अपर हाफ। तो इसका दोस्तों फॉर्मूला है NB - 1/2। NB का मतलब है दोस्तों हमारा नंबर ऑफ बाइस। नंबर ऑफ बाइस दोस्तों हम कहाँ से लिखेंगे, तो ये जो हमने अभी निकाला है टोटल नंबर ऑफ बाइस, जो भी हमारा आंसर आया होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे -1/2। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। सिक्स्थ स्टेप है नंबर ऑफ बाइस इन द लोअर हाफ। इसका भी दोस्तों फॉर्मूला होता है NB + 1/2। NB यहाँ पर क्या है, वही जो हमने निकाला था टोटल नंबर ऑफ बाइस, वो हम यहाँ पर लिखेंगे +1/2। उसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ बाइस इन द लोअर हाफ होगा। स्टेप 7 है नंबर ऑफ राउंड्स। इसको दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा कि नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालते हैं। स्टेप 8 है नंबर ऑफ मैचेस। इसे कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला है n-1। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टीम्स। तो जो हमारी नंबर ऑफ टीम्स हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसे दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे n की जगह पर -1। जो भी हमारा आंसर होगा वो होगा नंबर ऑफ मैचेस। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके दोस्तों हम नॉकआउट टूर्नामेंट में ऑड नंबर ऑफ टीम्स के केसेस में फिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व कर देखते हैं कि इन स्टेप्स से उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और कैसे फिक्चर्स को ड्रॉ किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है
लिखा हुआ है क्वेश्चन में ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ 11 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस। मतलब दोस्तों हमें नॉकआउट बेसिस में एक पिक्चर को ड्रॉ करना है और हमें कितनी टीम्स दे रखी है, 11 टीम्स हमें दी हुई है। 11 जो होता है दोस्तों वो एक ऑड नंबर होता है। तो हमें दोस्तों कैसे इसे सॉल्व करना है, तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया, मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं, उसी को फॉलो कर हमें इस 11 टीम्स के पिक्चर्स को ड्रॉ करना है नॉकआउट बेसिस में। तो चलिए देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारा स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ टीम्स। सबसे पहले हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ टीम्स। कितनी टीम्स थी हमारे पास, तो हम लिख देंगे 11 टीम्स हमें दी हुई थी, तो हम सिंपल ऐसे 11 लिख देंगे, टोटल नंबर टीम्स डालकर 11। नेक्स्ट स्टेप था हमारा नंबर ऑफ टीम्स in the upper half। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था n+1/2। n यहां पर हमने क्या समझा था कि n है यहां पर हमारा नंबर ऑफ टीम्स, तो हम लिख देंगे 11+1/2। इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12/2। यहां पर आ जाएगा हमारी 6 टीम्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ टीम्स इन दी लोअर हाफ। इसका हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, n-1/2। n यहां पर क्या है 11 -1/2, तो कितना हो जाएगा 10/2। तो कितनी टीम्स आ जाएगी, 5 टीम्स। 5 टीम्स। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये लोअर हाफ क्या होता है, अपर हाफ क्या होता है, तो मैं अभी आपको जब हम पिक्चर बनाएंगे तब मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ बाइज। इसका दोस्तों हमने फॉर्मूला पढ़ा था नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। तो दोस्तों 11 से बड़ा हाईएस्ट पावर 2 का कौन सा है, तो 11 से बड़ा दोस्तों नेक्स्ट हाईएस्ट पावर है 2 का 16। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 16। और हमने पढ़ा था माइनस नंबर ऑफ टीम्स, तो हमें माइनस हमने लिख दिया है। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, तो वो है दोस्तों हमारी 11। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 बाइस। दोस्तों नंबर ऑफ बाइस इन द अपर हाफ कितना आ जाएगा हमारा, NB -1/2। NB हमारा क्या है, नंबर ऑफ बाइस। नंबर ऑफ बाइस हमारी कितनी है 5 -1/2, कितना आ जाएगा 4/2। तो इसे जब हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 2 बाइस। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर ऑफ बाइस इन द लोअर हाफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NB +1/2। NB हमारा क्या है, NB है हमारा दोस्तों 5 +1/2, तो ये कितना आ जाएगा 6/2। इसे जब हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 3 बाइस। उसके बाद दोस्तों हमें सॉल्व करना है नंबर ऑफ राउंड्स। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों हमारा नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पर ये 16 आया, तो 2 के टेबल में 16 कितने बार में आ रहा है, आप बस इतना याद रखिएगा कि 2 के टेबल में 16 कितने बार में आ रहा है। तो 2 को 4 बार जब हम कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 2 2 4 4 2 8 8 2 16। सिंपल सा आपको इतना स्टेप फॉलो करना है। तो इसे जब हम कर लेंगे तो 2 कितने राउंड्स में आ रहा है, 4 राउंड्स आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे 4 राउंड्स। बस इतना सा हमें स्टेप फॉलो करना है, हमें बिल्कुल भी इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, n-1। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स हमें उसके बाद दोस्तों हमें लिखने हैं राउंड्स। तो हमने दोस्तों निकाला था 4 राउंड्स, तो हम उसे यहाँ पर लिख देंगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। हमने ऐसे लिख दिया है।
उसके बाद दोस्तों ये जो टीम्स है, तो टीम्स के नीचे हम जितनी भी हमें टीम्स दी हुई थी उसे हम यहाँ लिख देंगे। तो हमें कितनी टीम्स दी हुई थी क्वेश्चन में? 11 टीम्स। तो हम यहाँ पर 11 टीम्स पूरी लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। हमने पूरी 11 टीम्स लिख दी है। तो इतनी चीज़ दोस्तों आपको हर क्वेश्चन में कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। वो स्टेप है कि हमें दोस्तों इन टीम्स को अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड करना है। तो इसे डिवाइड कैसे करते हैं? तो इसको डिवाइड करने के लिए हम एक सिंपल सी लाइन खींचते हैं। तो जैसे दोस्तों हमने अभी पीछे निकाला था कि अपर हाफ में कितनी टीम्स होगी एंड लोअर हाफ में कितनी टीम्स होगी, ये हमने अभी निकाला था ना। तो अपर हाफ में हमें दी हुई थी 6 टीम्स एंड लोअर हाफ में हमें दी हुई थी 5 टीम्स। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो 6 टीम्स हमने ले ली ऊपर से, तो हमने एक सिंपल सी लाइन को यहाँ से पूरे एंड तक खींच लिया। तो ये जो ऊपर के 6 टीम्स हैं इन्हें हम कहेंगे अपर हाफ, यहाँ पर लिख देंगे अपर हाफ। और ये जो नीचे की 5 टीम्स है इनको हम कहेंगे लोअर हाफ। ठीक है, ये आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन में ऐसे लिखना पड़ेगा। अब हम दोस्तों बाई का एलोकेट करेंगे। जो हमने पीछे निकाला था नंबर ऑफ बाइस, उसका अब एलोकेशन हम यहाँ पर करेंगे। इसके लिए भी दोस्तों आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो स्टेप्स दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहे होंगे। तो वो स्टेप्स में दोस्तों आपको फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है कि जो पहली बाई होगी वो हमेशा दी जाएगी लोअर हाफ की लास्ट टीम को। तो लोअर हाफ की लास्ट टीम है दोस्तों हमारी, ये लोअर हाफ हो गया, इसका लास्ट टीम है 11। तो पहली बाई हमें यहाँ पर दे देनी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट बाई। हमने 5 बाइस निकाली थी पीछे, तो यहाँ पर हमने दे दी फर्स्ट बाई। उसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है कि हमें सेकंड बाई देनी है अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। तो ये अपर हाफ हो गया, इसकी फर्स्ट टीम कौन सी है? ये वाली है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेकंड बाई। उसके बाद दोस्तों हमें थर्ड स्टेप में दिया हुआ है कि हमें थर्ड बाई देनी है लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। तो ये लोअर हाफ हो गया, इसकी फर्स्ट टीम दोस्तों कौन सी है? इसकी फर्स्ट टीम है 7। तो हम यहाँ पर लिख देंगे थर्ड बाई। उसके बाद दोस्तों हमें दिया हुआ है फोर्थ स्टेप में कि हमें अपर हाफ की लास्ट टीम को फोर्थ बाइट देनी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपर हाफ दोस्तों ये रहा, और अपर हाफ की लास्ट टीम कौन सी है? 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फोर्थ बाई। उसके बाद दोस्तों हमें फिफ्थ स्टेप में लिखा हुआ है कि इसी ऑर्डर में हमें बाइस को देना है। तो उसके बाद दोस्तों हमारी एक और बाई रह गई है फिफ्थ बाई। तो फिफ्थ बाई को हम दोस्तों इसी ऑर्डर में देंगे। तो वही, तो यहाँ पे तो दोस्तों हम फर्स्ट बाई दे चुके हैं, ठीक इसके ऊपर हम इसे फिफ्थ बाई दे देंगे। और अगर मान लीजिए दोस्तों सिक्स्थ बाई होती तो हम कहाँ पर देते? तो इसको हम दोस्तों यहाँ पर देते सेकंड में। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए सेवंथ बाई होती तो हम कहाँ देते? 8 में देते। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए 9th बाई होती तो हम कहाँ देते? 5th में देते। ऐसे ही दोस्तों हमें 22 का एलोकेशन करना होता है। तो ये हमने दोस्तों 5 बाइस पीछे निकाली थी, तो हमने उन 22 का भी एलोकेशन कर लिया है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि हमेशा जो ये जिन भी टीम्स के आगे बाई लिखी हुई है, इन टीम्स का मैच हमेशा दोस्तों हमें सेकेंड राउंड में कराना होता है। फर्स्ट राउंड में इन 22 वाली टीम का मैच कभी भी नहीं होता है, सेकंड राउंड में हमेशा इनका मैच होगा। फर्स्ट राउंड में फिर किनका मैच होगा? तो फर्स्ट राउंड में जो जिन भी टीम्स के आगे बाई नहीं लिखा हुआ है इनका मैच हम फर्स्ट राउंड में कराते हैं। तो ऐसे दोस्तों हमें करना होता है फिक्चर्स को नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर ऑड नंबर ऑफ टीम्स होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि अगर टीम्स इवन नंबर में होती है तब दोस्तों हम नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्चर्स को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों इवन नंबर ऑफ टीम्स जब हमारी होती है तब भी दोस्तों हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप है टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, यहाँ पर जो हमें टीम्स दी हुई थी क्वेश्चन को वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड स्टेप है नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ एंड बाई 2। एंड यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ टीम्स। बस इतना आपको याद रखना है। थर्ड स्टेप है नंबर ऑफ टीम्स इन द लोअर हाफ एंड बाई 2। बस आपको यहाँ पर भी यही रखना है। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं अब आपको बता देता हूँ कि हमेशा इवन नंबर ऑफ टीम्स जब होती है और उसके लिए हमें नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्चर्स को बनाना होता है, तो वहाँ पर दोस्तों ये जो नंबर ऑफ 22 वाला जो स्टेप होते हैं इन्हें हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टीम्स जो होती है वो हमेशा 2 के पावर में आ जाती है।
इसलिए दोस्तों वहाँ पर दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि हमें ये जो टोटल नंबर ऑफ बाइस इन द अपर हाफ, नंबर ऑफ बाइस इन द लोअर हाफ, इस चीज़ को निकालना नहीं होता है, इस स्टेप को लिखना नहीं होता है, इसका यहाँ पर हमें कोई भी यूज़ नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कट कर देंगे, इसको हम लिखेंगे ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स जो भी हमें दिया होगा, जो कि 2 की पावर में आ रहा होगा, उसे हम लिखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ मैचेस। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है n-1, n हमें दिया रहता है नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स जो भी दी होगी -1 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मैचेस। चलिए इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये इस तरह से पिक्चर बनते हैं, मैच होते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद टीम, मान लीजिए सेमीफाइनल, ये बताया था जैसे कि क्वार्टर फाइनल से नॉकआउट सिस्टम लागू है। अगर सेमीफाइनल में 2 टीम खेल रही है, ए और बी, अगर ए और बी का मैच टाई हो गया, यानी क्रिकेट में लास्ट ओवर में 102 रन दोनों का, तब इस परिस्थिति हमको तो निकालना है, किसी एक टीम को हटा देना है वहां से। तो इस परिस्थिति में जब मैच टाई हो जाता है, तब फिर हम क्या करेंगे? जब मैच टाई हो रही है तब हम क्या करेंगे? उसका भी नहीं, रन रेट उसमें नहीं देखेंगे। अब रन रेट का सिस्टम कहानी खत्म। अब उसमें आ जाता है कि अगर रन से टाई कर रहा है और ओवर से टाई कर रहा है, तब फिर आप क्या करेंगे? रन से भी टाई कर रहा है और ओवर से भी टाई कर रहा है, तब फिर क्या देखेंगे? विकेट से लेते हैं, मान लीजिए विकेट से भी बराबर। अगर ये 3 चीजों से, अब क्रिकेट में या उसमें ये विकेट्स का वैल्यू नहीं है सर, आप 1 विकेट बना के उतना रन में उतना ओवर का रन बना तो विकेट्स का बेनिफिट मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तब उस अगर 5 चला गया तो फिर आपको हम कह रहे हैं कि वहां सेमीफाइनल में मैच 4 टीम है, तो फाइनल में 2 टीम हमको लाना है, तो 2 टीम को तो हटाना है ना किसी को। या हार गए तो अपने आप हट गया, और मान लीजिए टाई कर गया तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? फिर से खिलाएंगे, जिसको बोलते हैं सुपर ओवर। अगर सुपर ओवर में भी सुपर ओवर में रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।